हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है पॉवर्टी से रिलेटेड है और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसको पहले आप देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 तभी आपको समझ में आए। तो आज हम देखते हैं कि पार्ट 2 में कि पॉवर्टी को लेकर के कौन कौन से हमने कैसे एस्टिमेट करते हैं इंडिया में पॉवर्टी को लेकर के, आखिर कौन कौन सी कमिटीज़ बनी और उन सब सारी चीज़ों को, डायमेंशंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉवर्टी अगर भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तब पहली बार अगर देखा जाए तो यही दिखता है प्रमाण कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में पॉवर्टी का उन्होंने आकलन किया। मतलब कि उन्होंने 20 रुपये के हिसाब से पर कैपिटा पर जो आपकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भारत में 20 रुपये जो हैं वो प्रति व्यक्ति आय है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बुक में बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। फिर 1936 में क्या हुआ? 1936 में राष्ट्रीय योजना समिति लेकर के राष्ट्रीय योजना समिति बनी। ये जो पहली जो अपनी औपनिवेशिक जो शासन था, कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिश का रूल था, उसके दौरान भारत में गरीबी का अनुमान लगाया गया। और गरीबी के साथ, ऐसा नहीं कि गरीबी का ही अनुमान लगाया, गरीबी के साथ साथ ये भी बताया गया कि भैया पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, कपड़े, आवास, ये सारी चीज़ों को जोड़ा गया। और उस चीज़ को जोड़ के बताया गया कि हाँ भैया ऐसे से हैं जो हमारे इंडिया में जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उस टाइम कपड़े तक पहनने के लिए नहीं होते थे लोगों के पास। और खाना तो भूल ही जाओ कि आधे से आधे कई लोग बिना खाए मर जाते थे। तो इसमें पूरा बताया गया कि ब्रिटिश भारत में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि इकोनॉमी थी इंडिया की, कितनी क्रिटिकल थी, कितनी गंभीर थी। मतलब बिल्कुल एक रियल फैक्ट बताया गया 1936 में राष्ट्रीय योजना समिति में। तो ये दो फैक्ट थे जो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कही गई, यानी कि भारत में जो गरीबी का आकलन हुआ वो आज़ादी के पहले कैसे कैसे किया गया, ये वो सारी चीज़ें थी। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ भैया? आज़ादी के बाद एक वाई के अलग कमेटी बनी, वाई के अलग। अब ये कमेटी का नाम है क्योंकि वाई के अलग इसके चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, उनका नाम पर ये कमेटी बनी। तो आज़ादी के बाद देखा जाए जो इसमें गरीब व्यक्तियों के आय के स्तर को के रूप में बताया गया, मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी इनकम के रूप में इसको बताया गया। पहली ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के साथ इन्होंने, इस कमेटी ने गरीबी का आकलन किया। फर्स्ट आधिकारिक गरीबी रेखा, गरीबी रेखा के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गरीबी को कैलोरी बेस्ड लेकर के आया कि इन्होंने बोला कि भैया अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इतनी कैलोरी मिल जाए तो वो अपना जी सकता है, मतलब कि उसको खाना मिल गया, इतनी कैलोरी मिल गई। तो इन लोग ने कैलोरी के बेस पर गरीबी को नापा, मतलब कि हाँ भैया अगर इसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है, इस तरीके से इन्होंने नापा। तो कैसे? शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग अलग कैलोरी नापा। कैसे? शहर के लिए उन्होंने बोल दिया भैया 2100 कैलोरी अगर जिसको मिल जाती है वो गरीब नहीं है। और गांव वालों को बोला कि 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल जाती है तो वो गरीब नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बताया। बट इन्होंने स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ और एजुकेशंस को ऐड नहीं किया। इनका कहना था कि भैया ये एजुकेशन और जो आपका हेल्थ है ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट देती ही है सबको। इसलिए इन्होंने सिर्फ कैलोरी बेस्ड इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि सेंटर ने, योजना प्लानिंग कमीशन ने इसको लेकर के आया। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर देन लक्कड़ वाला फार्मूला, मतलब लक्कड़ वाला कमेटी, एक लक्कड़ वाला इसके चेयरपर्सन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वाई के अलग ने जो कैलोरी सिस्टम लेकर के आया उसको तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ में इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी ऐड कर दिया। और स्वास्थ्य और शिक्षा को वाई के अलग ने ऐड नहीं किया था, ये बोलकर कि ये तो राज्य सरकार प्रदान करती है। ये पूरा इन्होंने कहा कि एक घर में, मतलब कि एक घर में एक व्यक्ति जो भी उनकी मानक कैलोरी है, मतलब कि एक घर में एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी की ज़रूरत है मान के चलो, उसे पूरा करने के लिए उसे कितना खर्च करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? मान के चलो 2100 कैलोरी अगर मुझे महीने भर में चाहिए तो उसके लिए मुझे मान के चलो 500 रुपये लगते हैं। तो अगर वो 500 रुपये कमा ले रहा है तो क्लियर है वो गरीब नहीं है, उनका कहना ये था।
तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि बस आपको इतना याद रखना है कि लक्कड़वाला कमेटी में एक डिफरेंस था कि इन्होंने कैलोरी लिमिट तो लेकर के आई, साथ में इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी जोड़ा, पर वाई के अलग ने इस चीज़ को नहीं जोड़ा। 3 नंबर में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और बेसिकली जो जानकारी है ये हो गया। फिर आता तेंदुलकर कमेटी, ये बहुत फेमस है क्योंकि भारत में इसका यूज़ किया जाता है। तो तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरी को हटा दिया, जो कैलोरी थी उसको हटा दिया। इन्होंने क्या लेकर के आया, न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषण, न्यूट्रिशन आउटकम लेकर के आया, और साथ में इन्होंने क्या किया, इस पर फोकस किया कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने इसको सुझाव दिए, एक एडवाइजरी दी। मतलब कि स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए, परिवहन उसके पास होना चाहिए, और बिजली भी उसके पास होना चाहिए। और बिजली और सामान जितने भी थे, एक इन्होंने क्या किया, एक टोकरी बनाया, बड़ा टोकरी बताया इन्होंने कि भैया एक टोकरी है, मान के चलो एक कोई टोकरी है, उसमें जीवन यापन मतलब किसी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को चलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा कि ये टोकरी उन सामानों से भर जाए जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, अब बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी ऐशो आराम की जो लाइफ है, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये नहीं है ना। तो इन्होंने ये बताया, और इन्होंने भारत की गरीबी का आकलन किया, मतलब कि एस्टिमेट किया, और बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर वो बात करें तो वो बोल रहा है कि 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको कमाना होगा। जो व्यक्ति है जो ग्राम में रहता है, जो गांव में रहता है, उसको 27 रुपये प्रतिदिन, और शहर में जो रहता है उसको 33 रुपये प्रतिदिन कमाना होगा। इसके हिसाब से इन्होंने बताया, और कहा कि भारत में कुल आबादी का 21.5 यानी कि 21.5% लोग क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि गरीब हैं। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट लेकर के आई तो लोगों ने इसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया कि भैया ये तो आप बहुत कम बता रहे हो। रियल में ये कम ही था, एक प्रकार से कह सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट वर्ल्ड में अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहती थी, अपने एक अच्छी इमेज बनाना चाहती थी। इस वजह से इसको फिर हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करके हमने फिर रंगराजन समिति यानी कि रंगराजन कमेटी लेकर के आए। किसके बदले, फिर तेंदुलकर समिति के बाद हमने क्या लेकर के आया, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति क्या बोलता है भैया, कि रंगराजन समिति ये कहता है कि इसमें इन्होंने क्या किया, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, इन्होंने मासिक उपभोग यानी कि मंथली कंजप्शन कितना करेगा कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार, तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात कह दी। उन्होंने तेंदुलकर समिति ने पर डे के हिसाब से बात कही थी, इन्होंने पर मंथ के हिसाब से बात कर दी। तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये यानी कि 32 रुपये प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 1407 यानी कि 1407 47 रुपये पर डे के हिसाब से। तो 2011-12 की जो कीमत थी, मतलब कि उसके बेस पर बनाया गया, मतलब कि 2011-12 में जो जिन वस्तुओं की जो कीमत थी उस बेस पर इन्होंने बताया कि भैया इतना इतना रुपये अगर आपके पास आप कमाते हैं हर महीने तो आप गरीब नहीं हैं। तो इनके अनुसार 2011-12 में भारत की जो गरीबी थी वो है 29.5% लोग क्या थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब कि कुल आबादी, भारत की कुल आबादी का 29.5% लोग क्या थे, गरीब थे, जो तेंदुलकर मॉडल से काफ़ी ज़्यादा थे। तेंदुलकर मॉडल में कितने थे, 21.5%। तो ये अलग अलग कमेटी थी, अलग अलग तरीके से अपनी सारी चीज़ें अलग अलग कमेटी थी। आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर रखिएगा, इस सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि रंगराजन कमेटी ने 2 घटक लेकर के आए, मतलब 2 फैक्टर ऐड किए। एक तो हो गया फूड कंपोनेंट और दूसरा हो गया नॉन फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट और नॉन फूड कंपोनेंट, इसमें क्या है, फूड कंपोनेंट में खाद्य घटक मतलब वही खाने वाली चीज़ों को ऐड किया गया, और एक गैर खाद्य घटक मतलब कि जिसे हम खा नहीं सकते, और वो बट हमारी वो नीड्स हैं। जैसे कि नीड्स में क्या हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, कपड़े हो गया, परिवहन हो गया, मकान का किराया आप दे पा रहे हैं रहने के लिए जगह, और व्यवहार संबंधी व्यय मतलब कि आने जाने, रहन सहन आपका कैसा है उस चीज़ के लिए खर्च। तो खाद्य घटक जो है यानी कि फूड कंपोनेंट वो कैलोरी बेस्ड की सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, लेकिन गरीबी रेखा में ना केवल कैलोरी घटक बल्कि प्रोटीन और वसा भी शामिल है। मतलब कि कैलोरी से ही कुछ नहीं होता है, हमको प्रोटीन भी चाहिए,
प्रोटीन रहेगा तो हमारा शरीर मजबूत होगा, हमें वसा चाहिए यानी कि फैट भी चाहिए। ओके, तो हमें अलग अलग टाइप्स के भी फूड्स की ज़रूरत होती है। और नॉन फूड कंपोनेंट में क्या होगा, एक सभ्य जीवन, मतलब कि हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट नीड्स हैं जो हम इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि गरीबी के बारे में अगर बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका बतलाती है। इस तरीके से बट लिमिटेशन भी थी रंगराजन कमेटी की कि उन्होंने ये बोला कि भैया ऐसा है कि कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उससे ही गरीबी नहीं हटेगी, आपको अलग अलग जगहों में ध्यान देना होगा। और इन्होंने बेसिकली फोकस इन्होंने बोला कि हमें लोगों की बेसिक नीड्स को, ज़रूरत को पूरी करनी पड़ेगी, चाहे उनके रहने के लिए, खाने के लिए, प्रोटीन्स के लिए। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम इसलिए लेकर के आए, मिड डे मील योजना हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि लोगों को पोषण मिल सके, मतलब कि हर वीक, मतलब कि हर दिन अलग अलग खाना मिलता है ताकि लोगों को सारे न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चों को मिल सके। हेल्थ के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन कमिटियों ने बताया, तो उसके बेस पर हम ये सारी योजना को लेकर के आते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कौन कौन सी कमेटी हमारे इंडिया पे हैं आई और उन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन किया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि कुछ बेंचमार्क्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमको देखना पड़ता है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक। एसडीआई ये बोलता है कि देखो भैया, एक तो फिलहाल कि ये कहता है कि जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन जीने का जो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप कितना जीवन जी रहे हैं, यानी कि 60, पहले क्या था, जैसे अगर आपकी स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, तो व्यक्ति जो है 60 साल जीने वाला व्यक्ति वो 50 साल में भी मर सकता है। फिर सेकंड चीज़ शिक्षा मिल रही कि नहीं, और फिर प्रति व्यक्ति आय। इसके आधार पर इसने क्या बोला कि सभी देशों की एक रैंकिंग जारी करता है। ये 3 बेस होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। इस 3 चीज़ को याद रखना। एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे बेंचमार्क्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेंचमार्क्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मुख्य पैमाने यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये गरीबी को मापने का मुख्य पैमाना तो नहीं है, बट किसी देश में रहने वाले लोगों की जो सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर कितनी है वहाँ के नाप सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम मापा जा सकता है। तो 2020 में इसको जो एचडीआई जो निकालता है, ये भी आप याद रखेंगे, इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये निकालता है। और इसको अभी जो 2020 की जो रैंक थी उसमें भारत 189 कंट्रीज़ में 131 कंट्री पर रैंक में था, 131 नंबर में था। और यूएनडीपी ही लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी करता है, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, है ना। इसमें यह बताता है कि महिला और पुरुष के बीच कितना अंतर है, महिलाओं को उतना मतलब अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं जितने कि पुरुषों को मिल रहे हैं, ये भी ये चीज़ निकालता है। और ये भी ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं इन सारी चीज़ों से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें बताता है कि मतलब कहाँ पे कितने खाने की कमी, यानी कि भूख की व्यापकता को मापने के लिए एक समीकरण है। ये आपको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इफ्री और वेल्थन गर्फ लाइफ, ये जर्मनी की है, एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है। तो ये दोनों मिलकर के इस चीज़ को निकालते हैं। और भारत 116 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 की बात करें तो 101 नंबर पर चला गया, और 2020 में जो था वो 94 नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं कि भारत हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो आप थोड़े से अब डाटा आप याद रखिएगा, कौन निकालता है ये याद रखिएगा, और क्या क्या चीज़ें हैं इस चीज़ को आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। कभी कभार ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है और कभी कभी 3 मार्क्स में भी आपको पूछ लेगा इस तरीके से। फिर है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया आपका, और ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को आप एक बार नहीं दोबारा देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।